हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच एम इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं सब लोग? बढ़िया हैं, मस्त हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो तीनों 3 प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व करे होंगे। ठीक है, हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है एसएससी के, जितने भी टाइप के मतलब मैथ्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके मैथ्स के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सारा मैथ्स आपका रिवीजन रिवाइज हो जाए। ये 30 से 35 जितना भी प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा उसमें। ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम ज़्यादा कोई डिले नहीं हुआ है, आपका 1 महीने के भीतर भीतर एग्जाम हो जाएगा। तो सभी अच्छे से तैयारी करें। बिल्कुल आपको ऐसे तैयारी को पोस्टपोन नहीं करना है। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो तैयारी पोस्टपोन नहीं करनी है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ें, अंत तक साथ दें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 35 तक या 30 तक जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे, 500 क्विज हैं, वो सारे के सारे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्जाम में 100% एक्यूरेसी के साथ में आप मैथ्स में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक लास्ट एफर्ट, मैथ्स पीवाईक्यूज हम पढ़ रहे हैं। एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीएसएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जितने भी अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सभी इस क्लास को शुरू से लेके अंत तक देखें। और अगर मेरा जो प्रैक्टिस सेट करवाने का तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व कराने का तरीका है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। सभी अपने कॉपी पेन लेकर बैठे और जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए आप पहले सॉल्व करें। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना, जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आया वीडियो पॉज किया, फिर सॉल्व किया, सॉल्व नहीं हो रहा फिर सॉल्यूशन देखना है, तो फिर अनपॉज करके आप वीडियो को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको। और अपना जो स्कोर है 20 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें ताकि 517x324 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आपके सामने जो संख्या दे रखी है वो क्या है? तो आपके सामने संख्या है जो कौन सी है, 517x324, यही है। ठीक है, ये आपके सामने नंबर दे रखा है। अब ये x का मान आप क्या रखेंगे कि 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता नहीं है क्या? तो 12 का जो विभाज्यता का नियम है, 3 और 4 का, ऐसी ऐसी संख्या जिसमें 3 और 4 का पूरा पूरा भाग जाए उसमें 12 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 3 गुणा 4 ही तो होता है 12। तो जब आप 4 का मल्टीपल चेक करेंगे, जब 4 का मल्टीपल चेक करेंगे तो 4 के लिए तो ये आखिरी 2 अंक है। तो आखिरी 2 अंक तो ये 4 से मल्टीप्लाई है ही, क्योंकि 6 चौक 24 ही तो होता है। 6 बार 24 का 24 में 6 का भाग दे देंगे तो 4 बार ही तो जाता है। तो मतलब 4 से तो मल्टीपल है ही ये नंबर। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू कोई नहीं रखते हैं, ऐसे का ऐसे रखें, तो भी x की वैल्यू चाहे कुछ भी रख लो इधर, आपका नंबर है वो 4 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। लेकिन अपने को 12 का चेक करना तो उसमें 3 का भी चेक करना पड़ेगा अपने को। तो जब 12 का मल्टीप्लाई अपने को निकालना है तो जो 3 12 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें 3 और 4 दोनों का भाग जाना चाहिए उस नंबर में। तो 4 का तो जा रहा है। अब 3 का चेक करने के लिए हमेशा 3 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जैसे कि आपके सामने जो नंबर दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, ये नंबर है, तो इनके जो डिजिट है इनका सम अपन निकालते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो इनको जोड़ने पर जो नंबर आता है ना, उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो इसी तरीके से आप जो 3 का मल्टीप्लाई, 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल आप 3 को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, आपके सामने नंबर क्या है, 5 और 1 6, 6 और 7 13, जोड़ते जाइए एक एक करके। 13 13 का फिर 13 और 3 16, 16 और 2 16 और 2 कितने, 18, 18 और 4 22। यानी कि 22 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? 3 का भाग 21 में जाता है, 22 में नहीं जाता है। तो अपने पास क्या है, 22 प्लस x है। अगर x की जगह अपन 1 रखें, चेक करो 1 रखें तो कितना हो रहा है, 23। तो 23 में जाता है क्या? नहीं जाता। फिर अपन x की जगह 2 मान रखेंगे तो 22 प्लस 2 कितना होता है, 24।
तो 24 में 3 का भाग जा रहा है, तो बिल्कुल 24 में 3 का भाग जा रहा है। कितनी बार जाएगा? तो कि 8 बार जाएगा। तो 24 की जगह x की जगह आप 2 रखते हो, तो ये संख्या 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है। तो जब 3 और 4 दोनों से कटे तो ये 12 से भी कट जाएगी, यानी कि 12 से भी विभाजित हो जाएगी। तो आपको x की जगह कितना मान रखना है? 2, जो कि डी ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टियर 2 का है, 2022 का क्वेश्चन है। करिए। देखिए क्या दे रखा है आपके सामने, एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग एक मिनट, हाँ, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग और अंतर क्रमश 512 और 496 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो आपको एलसीएम है और एचसीएफ है, उनका योग दे रखा है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है? 512, और उनका डिफरेंस कितना है? उनके बीच का अंतर कितना है? एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 496। ठीक है, सबको पता है। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो एचसीएफ से एचसीएफ कट गया, 2 एलसीएम, 2 गुना एलसीएम, वो कितना आ जाएगा? 512 में 496 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 आ जाएगा 10, 1008। जब 2 से काटेंगे तो 504 आएगा कि नहीं आएगा? तो जब एलसीएम आपके सामने कितना आ जाएगा? 504। इसी तरीके से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए मैं इसमें से, देखिए, इसको हटा रहा हूँ, ये हटा दिया। ठीक है, आपको एलसीएम पता चल गया कि जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। इसी तरीके से दोनों को घटा देते हैं, ये घटाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इधर माइनस है, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाता है, जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एलसीएम से एलसीएम कट गया, एचसीएफ एचसीएफ कितना आ गया? 2 एचसीएफ। अब 512 में से 496 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 4 और 12 और 4 कितना आता है? 16, और एचसीएफ बराबर आपका कितना आ जाएगा? 8। एचसीएफ कितना आ गया आपके सामने? 8। तो जो एचसीएफ है वो इधर लिखेंगे, वो कितना है? 8। ठीक है, तो आपको पता है हमेशा, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ वापस। ठीक है, देखिए, आपको पता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ करेंगे तो जो दो संख्या है आपके सामने उनका गुणा करेंगे ना, तब भी सेम टू सेम जो आपके सामने जो आएगा मान, वो सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जो सेम टू सेम आएगा जब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, और आपको दो संख्या दे रखी है जिनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, उनका भी गुणा करेंगे तो रिजल्ट सेम टू सेम आएगा, आप सभी को पता है। तो 504 गुणा कितने आ गया? 8, बराबर कितना आ जाएगा? 72 है एक संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? बी। तो अब इसको क्या करेंगे, जब b का मान निकालना है आपको तो 504 गुणा 8 ऐसे कैसे रखेंगे और 72 का इसमें भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? जब 8 से काटेंगे तो कितना? 9 बार। अब 9 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 9 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 पंजे 45, फिर कितना बचा? 5 4 कितना आ जाएगा? 56, यानी कि 6। सबको समझ में आ गया? 9 का भाग 504 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 56 बार। तो बी कितना आ जाएगा आपके सामने? 56। तो आपको पूछा ही ये एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो अब हो जाएगी आपकी 56। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता होगा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, जिसको भिन्न रूप में कैसे निकालना है? 1/10। अगर आप किसी संख्या को 10% बढ़ाते हो तो कैसे लिखते हैं? 10 को 10% बढ़ा के लिखेंगे तो 11/10 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बिल्कुल सबको पता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप एक लंबवतीय शंकु का क्या लिखा है? आयतन ज्ञात करना है ना, तो आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब ये दोनों तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना, नियत मान है, इसको तो छोड़ो, आप ध्यान दो सिर्फ आर गुणा आर, आर स्क्वायर हो जाएगा एच, इन तीनों पे आपको ध्यान देना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, आपके सामने क्या फॉर्मूला था? आर गुणा एच, इन पे फोकस करना है।
तो आपका क्या वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आता है, कितनी प्रतिशत वृद्धि होती है, वही अपने को निकालना है। तो त्रिज्या कितनी थी पहले, 10 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 11। इसी तरीके से त्रिज्या फिर कितनी थी, 10, फिर बढ़ के 11 हो गई। इसी तरीके से सेम लंबाई को भी उतना ही बढ़ाना है 10%। तो लंबाई भी पहले कितनी थी, 10, अब बढ़ के कितनी हो गई, 11। यानी कि 10 का क्यूब कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 1000। और 11 कितना, 11 क्यूब कितना होता है, 1331 ही तो होता है। 1331 ही तो होता है मेरे भाई। जब पहले आयतन है, ये वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम बढ़ के आया आपका, जो इंक्रीज हुआ वॉल्यूम वो है, ठीक है। तो पहले आयतन कितना था आपका, 1000, अब बढ़ के कितना हो गया, 1331, यानी कि 1331 हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई जब पहले आयतन 1000 था, अब बढ़कर 1331 हुआ, तो 1000 पे बढ़ना, बढ़ा कितना है, 1000 पे कितना बढ़ा है, तो 1000 पे आपका वॉल्यूम कितना बढ़ा है, 331 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, 331 बढ़ा है। जब इसको आप 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो कितने प्रतिशत बढ़ा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 33.1% बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना। कि भाई शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में जब आप वृद्धि करते हैं तो उसके आयतन में 10% की वृद्धि करते हैं, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन हो जाता है, कितनी वृद्धि होती है, 33.1% की वृद्धि होती है। सबको समझ में आ गया। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज का आधार 120 है और उसकी संगत ऊंचाई 35 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एसएससी एमटीएस 2023 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अगर आपको त्रिभुज के फॉर्मूले, क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले पता हो, तो त्रिभुज का एक सामान्य आपको फॉर्मूला पता होगा कि क्षेत्रफल निकालने का, सबसे पहले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है, हीरोन्स का सूत्र होता है, जिसको कैसे निकालते हैं, रूट ले लेते हैं। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर होता है, यानी कि अर्ध परिमाप। उसमें से पहली भुजा को घटाएंगे, पहला तो सेमी पेरीमीटर गुणा करेंगे, उसमें से जो पहली भुजा है उसको घटाएंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर दूसरी भुजा को घटा गुणा करेंगे, फिर तीसरी भुजा को घटा गुणा करेंगे, और उसका रूट ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके सामने, जो आ जाएगा वो त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा सूत्र होता है त्रिभुज का एरिया निकालने का, वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है कि नहीं होता। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, दोनों ही पता होगा वैसे, लेकिन मैंने तो एक रिवीजन के लिए आपके लिए लिख दिया कि आपको ये भी याद रहे और ये भी याद रहे। अगर आपको तीनों भुजाएं दे रखी हो और फिर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगर आपको ऊंचाई और आधार दे रखा हो तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो आपके सामने आधार भी दे रखा है, उसकी संगत ऊंचाई भी दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल आसान है। तो 1/2 आधार कितना दे रखा है, जो दे रखा है 120, और ऊंचाई कितनी है 35 सेंटीमीटर। तो 2 से काटेंगे कितनी बार, 60 बार। 60 का 35 से गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा, 0 ऐसे चिपका लो, 6 से गुणा करो, 6 पंजे 30, सुपर हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21, 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एसएससी सीएचएचएल 2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एसएससी के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, अच्छे अच्छे, जितने भी जैसे जैसे सारे मैथ्स के कंसेप्ट आपके क्लियर हो ना, इस तरीके से मैंने वो जो पीवाईक्यूज लिए हैं, ठीक है। तो हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एक वृत्त की त्रिज्या है आर, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जीवा की लंबाई है, जो कोड है जीवा, जीवा है उसको कितनी दे रखी है, वो है 8 सेंटीमीटर। तो आपको जो त्रिज्या है और जीवा के बीच का डिफरेंस ज्ञात करना, केंद्र और जीवा के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपके सामने मान लो ये सर्कल है, ठीक है। सही बना नहीं है, लेकिन फिगर पे नहीं जाना है अपने को, तो समझना है, ठीक है। ये सर्कल है और ये इसकी क्या होगी, त्रिज्या। ये मान लो क्या होगी, त्रिज्या आर, ठीक है। अब मान लो ये जीवा है, ये जीवा है, और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब ये जीवा है, तो ये यहाँ से जब इस लाइन को मिलाएंगे तो ये भी तो आपकी त्रिज्या ही होगी ना, ये भी तो आपकी त्रिज्या हो गई। तो जब ये त्रिज्या है तो ये कितनी आर है, ये भी आर है, तो ये भी त्रिज्या हुई। अब इस लाइन को इस जीवा से मिलाएंगे, 1 मिनट सही। देखिए जब ये जो केंद्र है ओ है वृत्त का, जब इस केंद्र को इस जीवा से मिलाएंगे तो ये लाइन आ गई अपने पास में। तो ये जो डिस्टेंस है वही तो ज्ञात करनी है अपने को। तो जब ये डिस्टेंस सीधी दूरी है तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगी जीवा पे। तो हमेशा जो वृत्त
से जीवा पर सीधी दूरी जब जो ये लाइन है ना, वृत्त और जीवा की जो डिस्टेंस है, बीच की दूरी है, वो हमेशा जीवा को यानी कि कोण को दो भागों में विभाजित करती है, समान भागों में, बराबर बराबर। तो ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर क्या दे रखी है, उसका जो जीवा है उसका आधा हो जाएगा। तो आपको ये डिस्टेंस याद करनी है, तो आपको ये इस सूत्र को देखकर ये वाला, जैसे कि ये त्रिभुज है आपका, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं लग रहा आपको, समकोण त्रिभुज लग रहा है। तो जब आपको ये लेंथ 5 दे रखी है, ये 4 दे रखी है, तो ऑटोमेटिकली पता होना चाहिए ना कि ये 3 हो जाएगी। 3 4 5 ही तो ट्रिपलेट होता है। जब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 3 4 5 ही होता है। तो 5 हो गया, 4 हो गया, तो ये लेंथ कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए, और डाटा बदल-बदल के इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे। तो ओ से ये जो बीच वाली जो त्रिज्या के बीच की दूरी है वो कितनी हो जाएगी? जो आपकी केंद्र से जीवा के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? एक बार और फिर से मैं समझा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद में आपको कभी भी किसी तरीके का किसी डाउट नहीं रहे, ठीक है? सर्कल बना देता हूँ, एकदम गोल बना देते हैं इस बार, ठीक है? अब देखिए, ये जो आपको दे रखा है, ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया ओ, ठीक है? अब ये हो गई इसकी जीवा, ये अपन इधर से इधर लंबी सीधी लाइन खींच देते हैं, ये होगी इसकी जीवा, ठीक है? जो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब जीवा से जब ये केंद्र से जीवा पर सीधी लाइन खींचते हैं, तो ये क्या हो गया, इसका लंब हो गया, यानी कि सीधी रेखा ये लंब होती है, ठीक है? अपने को इसी का मान ज्ञात करना है। अब जब इस लाइन को ये जो केंद्र है इस जीवा के इस पॉइंट से मिलाएंगे, तो इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगी। इसकी जो त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और जो ये डिस्टेंस है वो अपने को ज्ञात करनी है। और ये वाली कितनी हो जाएगी, जब दो भागों में विभाजित करती है तो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी कि नहीं हो जाएगी। ये तो 5 और 4 हैं, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो कितना कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है 25, स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसी तरीके से जो आधार है, आधार का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, और उसमें से जो ये आपको दे रखा मान लो x है, x को घटाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 एक्स स्क्वायर, सॉरी है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो 3 4 5 ही ट्रिपलेट होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन डाटा बदल के बहुत पूछ सकते हैं, तो आप सभी को इसका ध्यान होना। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक आयताकार क्षेत्र की परिधि 32 मीटर है और इसके भुजा का अनुपात 5:3 के अनुपात में है, तो फिर मैदान की भुजाओं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए एक आयत है आपके सामने, ठीक है, मान लो ये आयत है, ये आयत है। आयत की जो परिधि है वो कितनी दे रखी है, परिधि हमेशा कितनी होती है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कितनी दे रखी है 32, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा, इनके हम 2 से भाग दे देंगे तो 16, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि ये लंबाई और ये चौड़ाई, इसका मान कितना दे रखा है 16। तो आपके सामने इन दोनों भुजाओं का ही तो अनुपात है भाई, लंबाई और चौड़ाई का तो अनुपात है। तो लंबाई अगर 5 है, 5 के रेशियो में है, तो 3 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई। तो 5 और 3 कितना होता है टोटल 8, तो 8 यूनिट का मान ही तो दे रखा है 16, तो कितना गुणा है, 2 गुणा है। तो 8 यूनिट का मान 2 गुणा है, तो पर्टिकुलर भुजा नहीं आ जाएगी आपकी, तो ये भी 2 गुणा हो जाएगी, ये भी 2 गुणा हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, जब 5 का 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर, और 3 का 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दो मैदान की क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। करिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 230 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 5 घंटे में। तो स्पीड क्या होगी सोनम की, तो 5 से काटेंगे। आप सभी को फॉर्मूला पता होगा कि नहीं होगा, देखिए पता है ना आपको कि क्या फॉर्मूला होता है, कि दूरी डिस्टेंस बराबर
समय गुणा स्पीड होती है कि नहीं होते, समय गुणा चाल होते हैं, दूरी बराबर समय गुणा चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जब टाइम का नीचे गुणा हो जाएगा, ये होता है। तो ऐसे ही अपन निकालेंगे कि भाई सोनम जो 230 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कितने 5 घंटे में तय करती है, तो उसकी जो स्पीड कितनी आ जाएगी, तो स्पीड आपके सामने निकल के आ जाएगी कितनी बार, 4 बार, फिर कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा 46 बार, कितनी बार 46, यानी कि आपके जो सोनम की है वो स्पीड कितनी आ गई 46, तो 9 घंटे में कितनी दूरी करेगी थे, तो 46 का 9 से गुणा कर देंगे। तो जब 46 का 10 से करेंगे तो कितना हो जाता है 460, उसमें से जब 46 घटा देंगे तो आपके सामने आ जाएगा जो 46 का 9 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0 में से 4, 10 से तो 4 आ जाएगा, फिर इसके बाद में कितना बचेगा इधर 5, 5 में 4 को घटाएंगे तो 1, और ये आ जाएगा 414 किलोमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छे से चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 24 किलोमीटर अधिक चलता है, इसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्या है कि उसकी जो पहले जो स्पीड थी S1 और S2, तो जो स्पीड हमेशा क्या होती है, जब आपका समय टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है। जब टाइम कांस्टेंट हो तो स्पीड जिस रेशियो में चेंज होगा तो उसी रेशियो में डिस्टेंस भी आपकी होगी, जिस रेशियो में स्पीड होगी उस रेशियो में डिस्टेंस होगा, सेम टू सेम। तो इसी तरीके से आपको दे रखी स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर S1 और दूसरी कितनी है 18, जब इनका रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है, तो वो 12 की जगह 18 की चाल से चले ना तो 24 किलोमीटर अधिक चलता है। तो यही आपकी जो डिस्टेंस का भी रेशियो यही हो जाएगा कि पहले डिस्टेंस इतनी थी, अब बढ़कर कितनी हो गई 3, तो 2 से बढ़कर 3 हुई तो 1 यूनिट बढ़ी है, और एक्चुअली में बढ़ी कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है 24 किलोमीटर। तो भाई 24 किलोमीटर बढ़ी है तो 1 की वैल्यू 24 है तो 2 का भी 24 गुना होगा। तो वास्तविक दूरी कितनी है, तो पहले वाली वास्तविक दूरी है, ये तो एक्स्ट्रा चल नंबर है। तो वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी, 2 का 24 गुना कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर। आपके सामने ऑप्शन नंबर डी है, इसका आंसर है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आपको ऐसे ही करना है, बहुत ही अच्छे से पूरी एक्यूरेसी के साथ में हम क्वेश्चन को करेंगे। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी का 95% है तो बी ए का कितना प्रतिशत बी है। ठीक है, मतलब आप समझे, यानी कि ए और बी दे रखे हैं, बी मान लो 100 है तो ए है वो बी का 95% है, तो ए बी का 95% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी ए का कितना है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी कितना है, बी है 100। ठीक है, तो कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा करेंगे और परसेंटेज में अपनी वैल्यू आ जाएगी। जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 20 बार, ये कटेगा 19 बार, 20 को करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 बट्टा 19 प्रतिशत, इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो प्रतिशत। अब इसको आगे काट पीट कर भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ही करना है आपको, ऑप्शन में यही दे रखा होगा तो आपको यही करना है। ऑप्शन आपके सामने हैं वो दे नहीं रखे हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप खुद ही कर सकते थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु के मूल्य में 15% और 40% की दो क्रमागत वृद्धि किस एकल मूल्य वृद्धि के बराबर होगी, तो ये आपको खुद करना है। ये मैंने पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था क्रमागत वृद्धि वाला, और इसको करके मेरे को ऑप्शन में मतलब कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना चाहिए। अच्छा, किस संख्या से गुणा करना चाहिए, सॉरी, किसी संख्या को मान लो एक से, अब इसको 25% बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है तो किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो अब किसी संख्या को अगर आप 25% बढ़ाओगे तो 100 से 125 करना है, 100 से 125। अब ऐसा कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर डायरेक्ट 125 हो जाए, तो आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4। अब 4 को 25% बढ़ाना है तो कितना, एक जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5/4। तो आपको किसी संख्या से कितना गुणा करना पड़ेगा, 5/4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, तभी तो होगा। 4 से काटेंगे कितनी बार, 25, 25 का गुणा करेंगे तो 125 आ रहा कि नहीं आ रहा, तो 5/4 से गुणा करना पड़ेगा। इसके भी ऑप्शन डगमगाए हुए हैं, तो आपको क्या हो जाएगा 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 16 संख्याओं का औसत 24.5 है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 20.5 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 32.4 है तो
शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, पहले तो ये एसएससी जीडी मैथ का है, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2021 शिफ्ट 3 का, ठीक है। देखिए 16 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 16 24.5 24.5 दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 24.5 को जब 16 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ जाएगा ऊपर, फिर 16 चौक 64, 64 में 8 को जोड़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 72, यानी कि 2 आ जाएगा, 7 हासिल आ जाएगी, 16 दूनी 32, 32 में 7 जोड़ेंगे तो 39, यानी कि 392। जीरो सो तो भाई पॉइंट था, ये पीछे पॉइंट था, तो जीरो को तो अपन ऐसे कैसे लिखेंगे नहीं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 392, आपके सामने क्या आ जाएगा, इनका सम योग आ जाएगा। अब देखिए क्या 6 संख्याओं का औसत 20.5 है, 6 संख्याओं का एवरेज 20.5 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 20.5 से गुणा कर देंगे, तो 20.5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 पंजे 20, जीरो, 6 फिर कितना है 20.5 है ना, जीरो है, तो इधर कितना आ जाएगा, 6 का 2 का 2 आ जाएगा, 6 पंजे कितना होता है 30 होता है, ठीक है, तो जीरो और ये 3 आ गया, और 6 दूनी 12, 12 का 12 लिख देंगे, ठीक है, यानी कि 123 आ जाएगा, पॉइंट है, जीरो तो लिखेंगे नहीं। तो इसमें से क्या करना है, 123 को घटाना है, उसके बाद में जो संख्या है अंतिम 5 संख्याएं हैं तो उसको भी घटा देंगे, तो जो लास्ट में शेष बचेगी ना उसका आपको औसत निकालना है, 6 और 5 11, और बचेगी कितनी 5 संख्या, और उसका औसत कितना होता है, तो जब 32.4 है इसको भी 5 से गुणा करके घटा देंगे, तो ये जो जो लास्ट 5 संख्या है उनका औसत कितना है 32.4 है, ठीक है, तो इसको 32.4 को भी 5 से गुणा करेंगे तो इसका सम कितना, 5 चौके 20, 2 हासिल आ जाएगी, 5 दूनी 10 और 2 कितना होते हैं 12 हासिल 1, और 5 दिए 15 और 1 कितना होता है 16, 162, यानी कि 162 को भी इसमें से घटाना है, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 285 नहीं हो जाएगा, 62 में 23 को जोड़ेंगे तो 285 ही तो होगा, तो 285 को ही 392 में से घटाना है, तो घटाइए, पहले तो घटाएंगे 5 को, तब कितना आएगा 7, ठीक है, 12 में से 7, फिर 8 में से 8 जीरो, फिर 2 में से 3 गिरे 107, अब 107 है और पीछे संख्या कितनी बची है 5, तो जब 107 को 5 से भाग देंगे, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, भाग देना आसान हो जाएगा अपना, देखिए वैसे तो आपने दे दिया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा, लेकिन एक औपचारिकता के तरह मैं बता देता हूँ, 107 में जब 5 संख्या बची है उसका भाग देंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा, जो लास्ट में बची संख्या शेष है उनका, तो 5 से कितनी बार जाएगा 2 बार, ठीक है, बचा कितना 7, फिर कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर बचा कितना 2, 2 में जीरो जोड़ेंगे तो कितनी बार 4 बार, 21.4 आपका क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा, लास्ट जो 5 शेष संख्या बची है उनका एवरेज कितना हो जाएगा 21.4, जो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। भाई साहब इतने सारे ऑप्शन जो सही होगा वो कर लेंगे, ठीक है, इसमें 2 बार ऑप्शन छप गए 2 क्वेश्चन के एक साथ, ठीक है। 23, 27, 29, 36, 47 तथा x का औसत 35 है, तो x का मान कितना है। देखिए औसत हमेशा क्या होता है, इन सभी संख्याओं का योग कर कर इन जो जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे, तो भाई साहब जो 35 है वो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं का औसत 35 है, भाई 6 संख्याओं का औसत 35 है, तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 35 गुणा 6, भाई 6 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितने हैं, तो 6 पंजे 30, जीरो हासिल 3, 6 या 18 और 3 कितना 21, यानी कि 210 है टोटल। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50, फिर 29, फिर 36, जब 36 में 30 जोड़ेंगे तो कितना होता है 66, और उसमें से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65 प्लस 47 प्लस एक्स है, ठीक है, बराबर अपने सामने कितना है 210 है, तो इसी तरीके से एक्स का मान आ जाएगा अपने सामने कितना आ जाएगा 50 और 65 कितना होता है 115, 60 50 110 और 5 जोड़ेंगे 115 प्लस 47 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 47 और 15 कितना होते हैं 162, ये हो जाएगा 162, इधर लिख देता हूँ 162 माइनस प्लस एक्स बराबर 210, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 210 में से 162 को घटा देंगे। अब जब 162 से आप चलेंगे आगे तो 200 तक कितना प्लस करेंगे, 38 प्लस करते हैं 200, तो 48 प्लस करेंगे तो 210 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 48, जो वही क्या हो जाएगा एक्स का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो कि है 48, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, तो अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत कितना होगा। करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
देखिए, हमेशा आपको पता है कि आपका कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को अंकित करते हैं, जितना प्लस करके अंकित होता है, वो कितना होता है मार्केट प्राइस, यानी कि मार्क मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं, सूची मूल्य, अंकित मूल्य वो बोल देते हैं। जब अंकित मूल्य पर छूट देकर जिसमें आप बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, एसपी, जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है? अभी यही बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य का 60%, क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का कितना है, 60%। सीपी और एमपी, आपका क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य मान लो 100 है, तो सीपी कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 से 40 ज्यादा है वो क्या है, एमपी मार्क प्राइस है। अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत कितना है। अब अंकित मूल्य पर आप 4% की छूट दो, तो 100 पे जितने परसेंट की छूट होती है वो जितने वो वही इतनी होती है ना। भाई 4% की छूट है तो 4 की छूट, तो भाई 100 पे 4% की छूट देंगे तो कितने में, 96 में बेचा है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस है, जो आपका बेचने का मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है, वो कितना आ जाएगा, 96। तो 60 की वस्तु 96 में बेचोगे तो आपको लाभ कितना होगा, तो 60 की वस्तु 96 में बेचोगे, 36 रुपए का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो जब इसका प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कटा, 6 से इसको काटेंगे कितनी बार, 6 बार, तो आपका परसेंट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 60% आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई 60 की वस्तु को 96 में बेचेंगे तो आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 60%, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यापारी अपने माल को, ठीक है ना, ये माल को दीजिए, अपने माल को, ठीक है, अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है, 100 की वस्तु है उसको 50% अधिक, यानी कि 150 अंकित करता है। ठीक है, और फिर 30% की छूट देता है। अब 150 की वस्तु को 150, ये मैंने शायद पहले करवा रखा है ना, पहले प्रैक्टिस सेट में शायद हो गया अपना क्वेश्चन, ये दूसरी बार छप गया। इसको आप खुद कर सकते हैं, या फिर मैं बता ही देता हूँ। 100 की वस्तु 150 में बेची, और फिर इसने क्या बोला, 30% की छूट दी है। जब 150 पे 30% की छूट है, अंकित है ना, 150 में क्या है, 100 की वस्तु को 150 अंकित किया, अब इसको 30% छूट देके बेचना है, तो कितने में बेची बिकेगी है, तो 150 की वस्तु को 30% की छूट देंगे तो 15 आती है, 45 की छूट होगी, तो 45 छूट यानी कि 105 में बेचा। तो 100 की वस्तु को 105 में बेचेंगे तो 5% का प्रॉफिट ही तो होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपको पहली क्लास में करा रखा है, इसलिए मैंने आपको यह आंसर बता दिया। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे। रुपए 5,000 की धनराशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 7550 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3.5% की वृद्धि हो तो धनराशि कितनी हो जाएगी। करिए, देखिए, 5,000 रुपए की धनराशि है, ठीक है, 5,000 रुपए की धनराशि है, ठीक है, 6 वर्षों में 7550 हो जाती है, 6 वर्षों में हो रही है 7550, 7550, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में, यानी बड़ी कितनी है, 2550। 2550 6 वर्षों में बढ़ा आपका, तो एक वर्ष में कितना बढ़ा है, एक वर्ष में बढ़ेगा 2550 में 6 का भाग दे देंगे। अब कितनी बार जा रहा है, 6 चौक 24, बचा कितना, 1 5 15, 15 ही तो बचा, फिर 6 दूनी 12, 3 बचेगा 30, यानी कि 425। आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, एक साल का कितना, 5,000 पर कितना आ जाएगा, 425। तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 5,000 पर 425 है, वो कितने प्रतिशत है, गुणा से 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब जीरो से ये इधर पॉइंट आ जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो ये 8, 8 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा, 40, 2 बचेगा, 2 पॉइंट इधर पॉइंट लगा देंगे तो 25, 5 का कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 8.5% क्या आ गई, आपकी ब्याज दर आ गई। अब क्या बोला है कि 3.5% की वृद्धि हो जाती है। जब ब्याज दर पहले 8.5% थी, और अब बढ़कर कितनी हो गई, 3.5% और बढ़ा दो, तो 8.5% में जब 3.5% बढ़ा देते हो तो कितनी हो जाती है, 12%। तो 12% ब्याज दर से 6 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो भाई 5,000 का 12% कितना होता है। देखिए, मैं इधर से जो आपकी कैलकुलेशन है इसको हटा देता हूँ, आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। आगे कैलकुलेशन करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं जाते हैं, इधर ही कर लेते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, देखिए, 12% आपको लेना है, तो अब 5,000 का 12% एक साल में कितना हो जाएगा, तो 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 12.60, यानी कि 600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
बिल्कुल आ जाएगा। तो 1 साल का कितना आ जाएगा 600, तो 6 साल में कितना हो जाएगा 3600 होगा कि नहीं होगा? 6 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। तो आपका 6 साल का जब 3.5% की ब्याज की वृद्धि की, तो 6 साल का ब्याज आपके पास में कितना आ गया 3600। तो धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष में धनराशि 5000 है, वो बढ़कर पहले 7550 होती थी जब 8.5% ब्याज दर थी, अब 12% ब्याज दर हो गई, तो 5000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 8600, होगी कि नहीं होगी? भाई 5000 में आप 3600 ब्याज जो बाद में 12% की दर से मिला है वो जोड़ेंगे तो 8600 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि 8600, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यदि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1908 है, जब ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो मूलधन ज्ञात करना है। करिए ज्ञात। बिल्कुल ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है आपको 2 वर्ष का, कितना है 1908 है। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको निकालना क्या है? मूलधन निकालना, प्रिंसिपल निकालना है। देखिए करिए। देखिए आपके पास में ब्याज दर कितनी है 12%। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसको लिख सकते हैं ना अपन, कितना लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 3/25। 4 से काटेंगे ना 3 बार, और बटा 100 में है तो 3/25। यानी कि आपकी जो धनराशि थी 1 साल में 25 से बढ़कर कितनी हो गई 28। तो 2 साल में कितनी हो जाएगी 25 से और गुणा कर देंगे, तो इसको भी 28 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 625 से बढ़कर कितनी हो गई? ये हो गई 28 का 28 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 784 आता है कि नहीं आता है? 784 ही तो आता है। 784 784 आता है। जब इसको इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा 1। फिर 12 में से 8 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। और फिर इधर कितना बचा? अच्छा एक्चुअली उल्टा घटा दिया मैंने, सॉरी। ज्यादा में से कम को घटाना पड़ता है ना भाई। तो अब देखो, जब 784 में 625 को घटाएंगे तो कितना घटेगा देखिए। ये आपके पास में आ जाएगा, अब जब 14 में से 5 जाएंगे तो 9। उसके बाद में जब इधर कितना बचा 7, 7 में से 5 5 आ जाएगा। ठीक है, 7 में से 2 जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा 7, 7 में से ये आ जाएगा 159 आपके सामने आ गया। ठीक है। अब आपके सामने जो क्या बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो आया है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना आ गया 1 साल का 159। तो 1 साल का 159 यूनिट है। तो आपके सामने 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा 2 साल का ही तो आया है अपने साथ। 1 साल का तो इधर 3 ही यूनिट है। अब 2 साल का तो उसका गुणा करके हुआ है ना 625 784। तो ये 2 साल का जो आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 159 यूनिट है। और एक्चुअली में आपके इस जो क्वेश्चन में वो कितना दे रखा 1908 दे रखा कि नहीं दे रखा 1908 रुपए है। तो ठीक है, तो ये इसका कितना गुना है? तो 159 का 1908 कितने गुना है ये देखिए। जैसे कि 10 बार गुणा करते हैं तो कितने होता है 1590 होता है कि नहीं होता है? जब 10 बार गुणा करते हैं तो 1590 होता है। तो जब 159 का उसके बाद में कितने बार गुणा करोगे तो 2 बार। 159 को जब 2 बार गुणा करोगे कितना आता है? ये आ जाएगा 9 और 9 कितने होते हैं 18। 18 होते हैं ना। तो ये 318 और जोड़ देंगे इसमें तो ये आ जाएगा ना 1908 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा ये 10 और 2 12 बार, यानी कि 12 गुना हो गया। तो जो जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है 12 गुना है। तो ये 625 का भी तो 12 गुना होगा। तो 625 को जब 12 गुना करेंगे अपन तो ये आपका मूलधन नहीं आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 12.60 जीरो हासिल 6 आ जाएगा। 12 दूनी 26, 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 हासिल 3। उसके बाद में 12 6 72 और 3 कितना हो जाएगा 7500 आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका सही उत्तर। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आना भी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसका कंसेप्ट भी अच्छे से समझा दूंगा। और भी किसी दूसरे तरीके से फॉर्मूले से करना तो फॉर्मूले से भी बता दूंगा, लेकिन फॉर्मूले से आप उलझ जाओगे। ठीक है ना। कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आप वैल्यू रखो करोगे तो आपका टाइम बहुत खोटी होगा। तो इससे कि आप फ्रैक्शन से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक वाइन में पानी और वाइन का अनुपात दे रखा 7 और 19 का। ठीक है, आज हम मिक्सर और एलिगेशन का पहला क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। इससे पहले जो 3 प्रैक्टिस सेट कराए उसमें मिक्सर एलिगेशन का हमने एक भी क्वेश्चन नहीं करा, लेकिन आज करवा रहे हैं। ठीक है, एक वाइन में पानी और वाइन यानी कि इधर लिख देना वाटर और वाइन कितनी है 7:19 के अनुपात में है। ठीक है, यदि ये 4 नहीं है,
सही है, ठीक है। यदि मिश्रण में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है, जब पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है तो एक इधर जो रेशियो कितना यूनिट ज्यादा है, 7 से 19 कितना है, यानी कि 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू ही दे रखी है 12 लीटर। तो 12 लीटर 12 यूनिट की वैल्यू है तो एक गुना ही दोगे डायरेक्ट, 12 का 12 गुना है। तो मिश्रण में वाइन की मात्रा कितनी है, 19 है, तो 19 का एक गुना ही होगा, 19 की 19 लीटर क्या है आपकी वाइन होगी। तो आपके सामने जो क्या बोला है, तो मिश्रण में वाइन की मात्रा पूछी है, ठीक है ना। अगर टोटल मिक्सचर पूछता है आपको तो वो कितना होता है, 19 और 6, 19 और 7 कितना होता है, 26 लीटर आपके सामने क्या आ जाता है, मिक्सचर। लेकिन आपको वाइन पूछा है तो उसमें से जो 7 है वाटर है, तो 19 वाइन है, तो 19 का 19 क्या आ जाएगा लीटर आपका वाइन आ जाएगी, जो दारू आपकी कितनी हो जाएगी, 19 लीटर अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रमोद, अखिल, रमन एक कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ओहो, ये क्वेश्चन तो आधा अधूरा है। हम्म, 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 हम्म। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, प्रमोद, अखिल और रमन एक कार्य को 14 दिनों में कर सकते हैं, तो इसके बाद में दे रखा है अखिल और रमन, है ना। ये क्वेश्चन यहां से आगे क्या है कि अखिल और रमन उसी कार्य को उसी कार्य को 77 दिनों में, 77 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो वो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें प्रमोद उसी कार्य को पूरा करे। तो प्रमोद अकेला कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा उसका आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जो प्रमोद, अखिल और रमन का जो एक दिन का कार्य, इनका जो टोटल है 14 दिनों में कर सकते हैं ना। प्रमोद, अखिल और रमन है, वो जो टोटल कार्य कितने दिनों में करते हैं, 14 दिनों में। तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, प्रमोद, अखिल और रमन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/14, 1/14, 1/14 काम करते हैं, ठीक है। और जो प्रमोद अखिल का है, ठीक है, तो अब अखिल और रमन है, जो अखिल और रमन है उनका जो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 77, टोटल 77 दिनों में करते हैं, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/77। तो 1/77 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 1/77 किसका हो जाएगा, जो अखिल और रमन का जो एक दिन का कार्य है, ठीक है। जब एक दिन का कार्य इन जो अखिल रमन का इसमें से घटा देंगे तो प्रमोद का एक दिन का आ जाएगा, नहीं है, 1/14 में जब 1/77 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 का तो जा ही रहा है, तो कितने बार जाएगा, 154 बार, ठीक है। तो 14, ये कितना है आपके सामने, 14 है, ठीक है। तो 14 का इसमें कितनी बार जा रहा है, तो 11 बार, तो 11 इधर लिख देंगे। इसके बाद में 77 कितने बार, 2 बार, यानी कि 9/154 आएगा कि नहीं आएगा, 9/154 क्या आ जाएगा दिन, जो कि एक दिन का काम आ जाएगा, ठीक है, एक दिन का काम आ जाएगा। तो एक दिन में जो आपका काम है प्रमोद है वो कितना हो जाएगा, 9/154। तो प्रमोद का टोटल कार्य कितना हो जाएगा, प्रमोद टोटल कार्य कितने दिनों में करेगा, तो 154/9 दिनों में करेगा कि नहीं करेगा। आया समझ में। देखो एक बार वापस मैं बता देता हूँ इसको कैसे, देखिए, देख आपके सामने क्या दे रखा है कि जब, सॉरी, प्रमोद, अखिल और रमन है वो 14 दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो एक दिन का उनका कार्य कितना हो गया, 1/14, तो और 14 दिनों में पूरा कर देते हैं सारा कार्य, ठीक है। इसी तरीके से अखिल और रमन है, वो एक दिन में कितना हो गया उनका, 177, और 77 डेज में वो पूरा कार्य करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब इन दोनों को इसमें से इसको घटा देंगे, जब प्रमोद, अखिल और रमन में से अखिल और रमन का घटा देंगे तो प्रमोद का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्रमोद का एक दिन का कार्य, 1/14 में से 1/77 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 154, और ऊपर 11 बार और एक 2 बार कितना हो जाएगा, 9/154 आएगा कि नहीं आएगा। 9/154 क्या आ जाएगा आपका, एक दिन का प्रमोद का कार्य आ जाएगा। तो प्रमोद टोटल कार्य कितने दिनों में करेगा, तो वो करेगा 154/9 दिन, उल्टा पलट देंगे तो यही तो आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी, 154/9, यही आपको पूछा था कि प्रमोद उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। पाइप ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जब अकेले पाइप सी है इधर, है ना। अकेले पाइप सी को खाली टंकी को भर 8 मिनट में भर सकता है, अकेले पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, यदि पाइप ए, बी और सी को एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी, ठीक है। देखिए
ए और बी हैं, ए टंकी को कितने मिनट 15 मिनट में खाली करता है और बी है वो 20 मिनट में खाली करता है। लेकिन जो सी है वो 8 मिनट में भरता है, खाली टंकी को कितने में 8 मिनट में। तो ये खाली करते हैं, उसको माइनस माइनस कर देंगे और बाकी जो भरने वाले को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, और 8 को भाई साथ में 120 आएगा कि नहीं आएगा इनका एलसीएम, ठीक है। तो 8 बार कितनी बार जाएगा, 15 8 और ये हो जाएगा 8 बार, ठीक है। और ये 15 एफिशिएंसी इसकी कार्य क्षमता है कि ये कितनी बार 6 बार, तो 6 इनकी कार्य क्षमता आ जाएगी, ठीक है। अब तीनों को एक साथ खोला है, अब तीनों को एक साथ खोला है तो भाई साहब ये तो खाली करने वाले हैं। तो भाई 1 घंटे में ये 8 यूनिट खाली करता है और ये 6 यूनिट खाली करता है, और ये है जो सी है आपका जो 15 यूनिट भरता है। तो एक्चुअली में 1 यूनिट 1 घंटे में भरा कितना, 8 और 6 14 होता है। तो -14 + 15 करेंगे तो 1 यूनिट ही आपका भरा है। यानी कि टंकी में जब तीनों नल को एक साथ चालू करते हैं तो 1 घंटे में 1 यूनिट भरा जाता है। तो आपको टोटल कितना है 120 यूनिट। तो 120 यूनिट भरने में टाइम कितना लगेगा, तो 120 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? एक्चुअली में 1 मिनट का है, सॉरी, है ना? क्योंकि मिनट दे रखा है ना, तो मिनट में तो आपको टोटल करने में कितना समय लगेगा? 120 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? मैंने घंटे करके बताया, मैं वापस बता देता हूँ आपको। कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको आसानी से सारी चीज़ें समझना है, ठीक है ना? देखिए, आपको क्या दे रखा है कि 1 मिनट मतलब आपकी एफिशिएंसी दे रखी है कि 1 मिनट में ये 8 यूनिट खाली करता है, और जो नल है आपका बी है वो कितने यूनिट खाली करता है, 6 यूनिट, और जो नल सी है वो 1 मिनट में 15 यूनिट भरता है। तो 1 मिनट में एक्चुअली में भरा कितना? जब भाई ये खाली करने वाले हैं तो ये 14 यूनिट खाली करते हैं, लेकिन 15 यूनिट भर जाता है। भाई 14 यूनिट खाली करा और सी वाला नल है वो 15 यूनिट भर देता है। तो भाई 15 यूनिट भरता है, उसमें 14 तो खाली हो गया, तो बचा कितना आपके सामने, 1 यूनिट ही तो बचा। 1 यूनिट बचा, तो आपको 1 मिनट में तीनों नल एक साथ खोलते हैं तो 1 यूनिट भरता है, तो 120 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो 120 मिनट लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो 120 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। हुआ कि नहीं हो गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर, उन्हें कितना आ जाएगा, 2 घंटे। सभी को समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तब तक अच्छे से तैयारी करिए, मस्त रहिए, अच्छे से खाइए पिए और बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपका एग्ज़ाम महीने भर बाद में हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा ऐसे एग्ज़ाम के लेकर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना और ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होना, नॉर्मल तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।